सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक पीर के दिन से सोशल मीडिया की बदौलत इनकलाब लाने को बज़िद मेरे कई नौजवान लिखारी मुझे ट्विटर को, जो अब एक्स कहलाता है, पर भेजे बराह रास्त पैगामात के जरिए दीवार से लगा रहे हैं। 100 से ज्यादा नौजवानों ने व्हाट्सएप के जरिए भी मेरी क्लास ली। पैगामात की भरमार ने मुझे याद दिलाया कि सोशल मीडिया ही ने बिला आखिर मोदी हुकूमत को हवास बाख्ता बना दिया है। ज़ैनब तौफीकी की किताब से उचक कर जो दलाइल में नौजवानों में मायूसी फैलाने को लिखे चला जा रहा था, वो बातिल साबित हो रहे हैं। पीर के रोज भारत की पार्लियामान के मानसून सेशन का आगाज हुआ था। इसके आगाज के दिन मगर हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए उभरी एक जमात कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुनों ने पार्लियामान हाउस के घेराव का फैसला किया। इन्हें पार्लियामान तक पहुंचने से रोकने के लिए पार्लियामान तक जाने वाली कई सड़कें बंद कर दी गईं। बेशुमार मेट्रो स्टेशनों के बाहर भी ताले लगा दिए गए। हुकूमत की जानिब से लिए पेशबंद इंतजामात के बावजूद पीर की सुबह से सूरज गुरूब होने तक पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के सिलसिले दिल्ली भर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी रहे। कई मकामात पर आंसू गैस की बहुतात से सांस लेना भी दुश्वार था। दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ जो मुजाहरे फूटे हैं, इनका बुनियादी सबब नीट नामी इम्तिहान है। ये हमारी एमकेट की तरह का एक इम्तिहान है जो तलबा हुकूमत के चलाए मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए देते हैं। भारत में सरकार के चलाए मेडिकल कॉलेजों से MBBS करने के लिए तालिबे इल्म को मुख्तलिफ अकसात में 5 से 10 लाख रुपए फीस अदा करना होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसके मुकाबले में कम अज कम 10 गुना ज्यादा रकम का तकाजा करते हैं। भारत के सरकारी तौर पर चलाए मेडिकल कॉलेजों में निशिस्तों की कुल तादाद 1,10,000 है। मुल्क भर में फैली इन निशिस्तों पर नीट इम्तिहान के नतीजे में मिले नंबर ये फैसला करते हैं कि आपको दाखिला कौन से कॉलेज में मिलेगा। मिसाल के तौर पर कम नंबर दिल्ली में पैदा हुए एक तालिबे इल्म को आसाम से भी परे मणिपुर के मेडिकल कॉलेज में दाखिले का हक फराम करेंगे और अक्सर तालिबे इल्म घरों से दूर दराज कॉलेजों में दाखिले से इनकार कर देते हैं और अपने नंबर बढ़ाने के लिए नीट के अगले इम्तिहान का इंतजार करते हैं। रवा बरस नीट का जो इम्तिहान हुआ, इसमें 1,10,000 निशिस्तों के हुसूल के लिए 20 लाख से जायद तालिबे इल्मों ने इम्तिहान दिया। राजस्थान के एक इम्तिहानी मरकज से इंकशाफ हुआ कि इम्तिहान में जो सवालात पूछे गए थे, इनमें से कम 120 सवालात एक मशहूर गैस पेपर में हुबहू छप चुके हैं। इम्तिहानी पर्चा लीक होने की कहानी चल पड़ी तो दरियाफ्त ये हुआ कि मुंबई के करीबी शहर पूना में नीट इम्तिहान की तैयारी करने वाला एक कोचिंग सेंटर था। इस सेंटर का एक उस्ताद नीट इम्तिहान का पर्चा तैयार करने वालों में भी शामिल था। इसने अपने तालिबे इल्मों को जिन सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार किया, रोज़े इम्तिहान अमूमन वही सवालात पूछे गए। भारत के कई शहरों से गैस पेपर तैयार करने वालों और भारी भरकम फीस लेकर नीट इम्तिहान की तैयारी करवाने वालों का माफिया काम करता महसूस हुआ तो 3 मई 2026 के रोज हुए इम्तिहानात के नताइज मंसूख कर दिए गए। तालिबे इल्मों की कसीर तादाद मगर हुकूमती फैसले से मुतमईन न हुई, मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा करती रही। इसके अलावा साफ शफाफ तहकीकात जो नीट के पूछे सवालात की लीक के हकीकी जिम्मेदारों का तयन करते हुए इन्हें इबरत का निशान बनाए। मोदी सरकार ने तलबा और इनके वालिदैन के मुतालबात पर संजीदगी से गौर करना भी गवारा न किया। दरियासना भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने सोशल मीडिया पर अपने जज्बात का इजहार करने वाले नौजवानों को कॉकरोच लालबैग पुकारा। हकारत भरे इस लफ्ज को कमाल महारत से इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी में जेर तालीम अभिजीत दीपके नामी तालिबे इल्म ने सोशल मीडिया पर ही कॉकरोच जनता पार्टी के कयाम का ऐलान कर दिया। लाखों नौजवानों ने इसकी रुकनीत हासिल कर ली। अपनी तालीम अधूरी छोड़कर वो भारत लौट आया और नीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए पार्लियामान के घेराव का ऐलान कर दिया। इसकी तहरीक ने जो जलवा दिखाया है वो मुझे एक हवाले से तकरीबन गलत साबित करता है। यह हकीकत भी मगर आपको जहन में रखना होगी कि नीट इम्तिहान सियासी मसला नहीं है। ये किसी एक सियासी जमात को नुकसान या फायदा नहीं पहुंचाता। 20 लाख से ज्यादा जिन नौजवानों ने 3 मई 2026 को नीट का इम्तिहान दिया था, इनमें से लाखों के घराने आज भी मोदी के कट्टर हामी हो सकते हैं। इनके साथ मगर नीट इम्तिहान नाइंसाफी करता महसूस हुआ। नीट के खिलाफ जो तहरीक चली है वो 20 लाख घरानों के नौजवानों को बदउनवानी के जरिए बर्बाद करने के खिलाफ उठी है। इसी बाइस इसका असर भी बहुत शिद्दत से नजर आ रहा है। ट्यूनिस में एक रेडियो वाले ने पुलिस की बत्ताखोरी से तंग आकर खुद को नजर आतिश कर लिया तो फकत इस मुल्क ही नहीं बल्कि 2011 का बरस शुरू होते ही कई अरब मुल्कों में भी नाम नेहाद अरब बहार की तहरीक शुरू हो गई।
اس کے نتیجے میں مصر پر کئی دہائیوں سے فرونی اختیارات کے ساتھ برجمان صدر کا بھی برج الٹ گیا۔ مذکورہ تحریک کو تمام تر ریاستی جبر کے باوجود زندہ رکھنے میں سوشل میڈیا پر ٹویٹر کے نام سے موجود ایپ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ٹویٹر جو اب ایکس کہلاتا ہے گویا نظام کہنا کو شکست دینے کے لیے آہنی ہتھوڑا تصور ہونے لگا۔ اسکول سے فارغ ہوتے ہی مجھے بھی انقلاب برپا کرنے کا جنون لاحق ہو گیا تھا۔ عمر ساری دیواروں سے مگر ٹکراتے ہی گزری۔ عمر کے آخری حصے میں داخل ہوا تو ٹویٹر کی ایجاد نے جی کو دوبارہ جوان بنا دیا۔ دن کے کئی گھنٹے لیپ ٹاپ پر بیٹھا نظام کہنا کے خلاف ذہن سازی میں مصروف رہتا۔ تبدیلی کا ٹھیکہ مگر کرکٹ کی بدولت کرشمہ ساز ہوئے ایک کھلاڑی کو مل چکا تھا۔ انہوں نے لاہور میں کینسر کے علاج کے لیے عوام کے دیے چندوں سے ایک جدید ترین اسپتال بھی تعمیر کیا تھا۔ ہمارے نوجوانوں نے خلوص دل سے امید باندھی کہ سیاسی جماعت کی تشکیل کے ذریعے وہ ہمارے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے نیا پاکستان بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ مجھے ان کی روش انقلاب سے زیادہ فسطائی محسوس ہوئی۔ اپنے تحفظات کا اظہار شروع کیا تو ٹویٹر ہی پر پھیلائی جھوٹی خبروں نے مجھے حکمرانوں کا چاکر لفافہ صحافی نہیں بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی قابل گردن زنی ٹھہرانا شروع کر دیا۔ ڈیٹ ہڈی نے ذات پر اچھلا گند برداشت کر لیا مگر اپنے خیالات کے حامی مؤثر تعداد میں میسر نہ ہوئے۔ دری اثنا عرب بہار بھی خزاں کی زد میں آ گئی۔ کچھ عرصے پسپائی کے بعد نظام کہنا کو برقرار رکھنے والی قوتیں طاقت کے مراکز پر اپنا اجارہ بحال کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ مصر اب ایسا ہی پرامن اور عوام میں کھوئے غلامی کا مثالی مظہر ہے جیسا حسن مبارک کے ایام میں ہوا کرتا ہے۔ تبدیلی بھی ہمارے یہاں بہت دھوم دھام سے آ کر اڈیالہ جیل میں بند ہو چکی ہے۔ جمہوریت اب ہائیبرڈ ہے۔ بہار کو خزاں میں بدلنے کا عمل سمجھانے میں ایک ترک نژاد لکھاری زینب توفیقی کی لکھی کتاب آنسو گیس اور ٹویٹر نے میرے لیے چشم کشا حقائق و دلائل بیان کیے تھے۔ زینب نے عرب بہار کے ایام میں مصر کے التحریر اسکوائر میں انقلابیوں کے ساتھ رہ کر گزارے۔ خزاں آنے کے بعد ان کے متحرک رہنما جیلوں میں گئے تو وہ ان کے خاندانوں میں پرانے ساتھیوں سے مسلسل رابطے میں رہی۔ ان روابط کی بدولت اس نے ٹویٹر کے ذریعے ذہن سازی کی بے شمار محدودات دریافت کی۔ میں ان کے حوالے دیتے ہوئے دور حاضر کے انقلابیوں کو سوشل میڈیا سے دور رہنے کے مشورے دینے میں وقت ضائع کرتا رہتا ہوں۔